मर गए। ये रस्सी राइस ग्रास से बनी है। मुझे नहीं पता कि राइस ग्रास कितनी मजबूत होती है, लेकिन ये एक ही तरीका है नीचे जाने का। देखता हूं क्या होता है। यहां तो बहुत ज्यादा फिसलन है। मैं हूं हेजन ओडेल, सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर और विल्डरनेस गाइड। मैं दुनिया भर के ट्रैवल लोगों के साथ रहा हूं और मैंने उनसे उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्वाइवल स्किल्स भी सीखे। वो अब मैं इस दुनिया की कुछ एक्सट्रीम जगहों पर जा रहा हूं और कुछ ऐसे चैलेंजेस लूंगा जो टेस्ट करेंगे मेरी नॉलेज, मेरा एंड्योरेंस और मेरे स्किल्स। यहाँ पर सर्वाइव करना सबके बस की बात नहीं। लोकल्स के एंशिएंट मेथड्स की मदद से मैं बताऊंगा कि कैसे बना जा सकता है एक प्राइमल सर्वाइवर। इस बार मैं हूं चाइना के ग्वीज़ो प्रोविंस के पहाड़ों पर। हाई ह्यूमिडिटी और मॉनसून रेन्स की वजह से ये इलाका हरा भरा और फर्टाइल है। वैली काफी स्टीप है और जंगल बहुत डेंस है। इस इलाके में ट्रैकिंग करने का मतलब है पूरी ताकत लगा देना और यहाँ अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रहते हैं खतरनाक वाइल्ड बोर और ये दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांपों का डेरा भी है। मैं यहाँ के एक एंशिएंट ट्राइब से मिलने वाला हूँ जो सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं और अच्छी तरह सर्वाइव कर पा रहे हैं। मैं इनके कल्चर को करीब से देखूंगा और बियाशा लोगों की डिटेल्ड सर्वाइवल स्किल्स भी सीखूंगा। इन लोगों में काफी पेशेंस होता है और ये अपने खास हेयर कट के लिए जाने जाते हैं और हाथ से बुने कपड़ों के लिए भी। ये चाइना के उन आखिरी लोगों में से हैं जो अभी भी गन्स लेकर चलते हैं। हालांकि अब चाइना में गन्स कैरी करना गैर कानूनी है, पर इनकी हैंडक्राफ्टेड मजल लोडिंग राइफल इनका कल्चरल सिंबल है और बादशाह लोगों के मैनहुड की निशानी है और इसलिए इन्हें इसे सेरेमनीज पर चलाने की परमिशन दे दी गई है। जंगल में प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोग इसे अभी भी कैरी करते हैं। करीब 2500 बियाशा लोग 5 गांवों में रहते हैं। ये गांव ग्वीज़ो प्रोविंस के दूर दराज के इन ऊंचे पहाड़ी जंगलों में है। यह हांगकांग से करीब 600 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में चाइना के सब ट्रॉपिकल साउथ के बीचों बीच हैं। एक बियाशा विलेज में अब टूरिस्ट भी आ सकते हैं और कुछ बियाशा लोगों ने अब मॉडर्न लाइफ को भी अपना लिया है। लेकिन मैं जिन विलेजर्स से मिलने वाला हूं वो अभी भी पुराने तरीकों से जीते हैं। हेलो, कैसे हैं? अगले पूरे हफ्ते मैं बियाशा लोगों के साथ रहूंगा और उनके कोर सर्वाइवल स्किल्स को सीखूंगा। हाँ, ठीक है। मेरे होस्ट हैं मिस्टर जा। आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये इस लकड़ी के घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। गांव के एक बुजुर्ग मिस्टर ग्विन मुझे ट्रेडिशनल बियाशा तरीके सिखाएंगे। देखिए, हमारे पूर्वज इस तरह के गन का इस्तेमाल करते थे। जब एक लड़का आदमी बन जाता है तब उसे ये गन दी जाती है। मुझे इनके जीने का तरीका सीखना है, पर बियाशा लोग मुझे तभी एक्सेप्ट करेंगे जब मैं बहुत सारे चैलेंजेस को पूरा कर लूंगा। घने जंगल और तूफानी नदी को पार करके और जंगल के सहारे सर्वाइव करके मुझे अकेले वापस लौटना है। मेरा मिशन है बियाशा लोगों के ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स में जाऊं और मछलियों के साथ लौटूं। तभी मुझे एक गन दी जाएगी। तो चलें, जाने का टाइम हो गया। आइए चलिए, चलते हैं। बियाशा लोगों के जीने का तरीका सिखाने के लिए मिस्टर ग्विन मुझे सीधे काम पर लगा रहे हैं। इस विलेज के आसपास वैलीज हैं और ये हैं बियाशा लोगों के राइस फील्ड्स। इन खड़े उपजाऊ पहाड़ी ढलानों पर वाटरलॉग्ड टेरेसेस काट लिए गए हैं। ये पेट भरने लायक राइस उगाने के लिए बिल्कुल सही कंडीशंस हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही है, इस पूरी वैली में औजारों से खेत काट लिए गए हैं। ग्लूटिनस या स्टिकी राइस पानी के अंदर बढ़िया उगता है। बियाशा लोग
पैडीज के इन खेतों को नहरों और गड्ढों के एक पूरे जाल के जरिए सींचते हैं। ये पानी पहाड़ों के एक नेचुरल स्प्रिंग से आता है। इन्हें जो भी पानी मिलता है उसे खेतों के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। इस तरह चावल के खेतों का ये बड़ा सा वेटलैंड तैयार हो गया है। ये ना सिर्फ राइस ग्रो करने के लिए सही कंडीशंस हैं, बल्कि तरह तरह के एनिमल्स के लिए भी बहुत सही जगह है। ये जमीन को फर्टिलाइज करते हैं और खाने के और भी सोर्स तैयार करते हैं। इन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार कर लिया है, पर इस फलते फूलते इकोसिस्टम में एक बड़ा रिस्क भी है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये वेटलैंड यहाँ के एक टॉप प्रेडेटर के शिकार का इलाका भी है। सांप है? इन्होंने कहा कि सांप इसके नीचे छुपा है। देखता हूं। ओह नो, ये तो कोबरा है। बहुत ही बड़ा सांप है। इसका सिर अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया है। ओह माय गॉड, देखिए तो फन फैला रहा है। ये एक वार्निंग है। कोबरा अपने शरीर के 1/3 हिस्से को जमीन से ऊपर उठा सकते हैं और सामने झपट्टा मार के शिकार को जहरीले दांतों से काट सकते हैं। ओह नो, बाप रे। इनके जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन शिकार के खून में तेजी से फैलता है, जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर और मौत तक हो सकती है। ये बहुत ही होशियार होते हैं। इसकी आंखें देखिए, ये पूरी तरह मुझ पर फोकस कर रहा है। ये मुझ पर हमला करना चाहता है। ओह, देखा आपने? चाइनीज कोबरा सिर्फ काटता ही नहीं है, ये करीब 6.5 मीटर तक जहर फेंक सकता है और मुझे अंधा कर सकता है। ओह नो, ये सीधे मेरे फावड़े पर ही आया। वाह। ओह, ये कोबराज आजकल कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोग इनसे डरते हैं, इसलिए इन्हें फौरन मार देते हैं। इन्हें शवल या मशेटी या अपने आसपास जो भी हथियार मिले, गन ही क्यों ना हो, उससे मार दिया जाता है। तो इस वक्त मैं यही चाहता हूं कि मैं इस सांप को वापस जंगल में छोड़ दूं। मैंने इस अमेजिंग प्रेडेटर को खतरे से दूर कर दिया है और अब हम काम में जुट सकते हैं। बियाशा लोगों की जिंदगी को पूरी तरह समझने के लिए मुझे उनके साथ फार्मिंग करनी होगी। पैडीज को मई में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है। पहला स्टेप है खेतों में हल चलाया जाए और वीड्स को खोदकर हटा दिया जाए। बियाशा लोग इसके लिए एक ताकतवर जानवर की मदद लेते हैं। मिस्टर ग्विन, वाटर बफेलो को चाइना में 4000 साल पहले पालतू बना दिया गया था, पर इनका एक जंगली रूप भी है। आपको ये ठीक से करना होगा। अच्छा? आपको उन्हें कंट्रोल करना होता है। चलिए ट्राई करिए। सही है। बाप रे, ये फैसला तो बहुत भयानक है। झटके से आगे बढ़ा जा रहा है। अपने लार्ज हूफ और फ्लेक्सिबल फुट जॉइंट्स की वजह से वाटर बफेलो इन दलदली खेतों में अच्छी तरह काम कर पाते हैं। इसमें तो ट्रैक्टर जितनी ताकत है। अरे पकड़िए उसे, वापस लेकर आइए। इसे सही जगह पर बनाए रखना मेहनत भरा काम है, पर हमने मिलकर वीड हटा दिए हैं और अब हम चावल बो सकते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। काटने के बाद राइस प्लांट्स को गांव के बाहर बांस के बने इन मचानों पर सुखाया जाता है। इन्हें बाक रूफ्स के जरिए मॉनसून रेन से बचाया जाता है, पर ये पुरानी पड़ गई हैं और इन्हें बदलने का वक्त आ गया है। मिस्टर ग्विन मुझसे कह रहे हैं कि अगर इनमें से पानी रिस गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये टूट चुका है, आप इसकी मरम्मत कर सकते हैं। हाँ? इनकी मरम्मत करनी है? जी हाँ, पूरे छत की। ये तो जायंट मंकी बास जैसे हैं। चलिए ओके, ठीक है। चलिए ऊपर आराम से। बियाशा लोगों को तरह तरह का काम करना पड़ता है। इसके लिए स्ट्रेंथ और स्किल्स चाहिए। ऊंचाई से डरने वाले की यहाँ कोई जगह नहीं। संभल के। मैं सही कर रहा हूँ ना? जी हाँ। इनके तरीके कुदरत से दोस्ती और उसकी गहरी जानकारी वाले हैं, उसके रिसोर्सेस के इस्तेमाल वाले।
वो लकड़ी का छाल, वो सब मैं अपने घर से लेकर आया हूँ। मिस्टर जॉ मुझे बता रहे हैं कि यहाँ हर परिवार के पास जंगल में खुद का एक प्लॉट है जहाँ से उन्हें ये सारी लकड़ियाँ मिलती हैं। इन्हें पता है कि हर पोल और हर बोर्ड यहाँ कहाँ से आया है। इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो ये पुरानी छत का आखिरी पार्ट है। अब हम नए पट्टे लगाएंगे। ओके, इस तरह से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, ऐसे ही लगाते रहो। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। करते रहो, करते रहो। छत तैयार हो गई है। अब यहाँ चावल की अगली फसल रखी जा सकती है। हर बियाशा फैमिली के पास चावल के 5 से 8 खेत होते हैं और वो हर साल करीब 500 किलो चावल उगाते हैं। अपने और मवेशियों के खाने के बाद जो चावल बच जाता है वो उसे बाजार में बेच देते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बियाशा लोगों के चावल के खेतों से जुड़े सारे काम कर रहा हूँ। ये बफलो बहुत गंदगी करते हैं, पर जहाँ तक खेतों में खाद डालने की बात है तो ये बहुत काम की चीज है। सोना है सोना। क्या आप अभी मेरा वाला साफ कर देंगे? आइए ना। ठीक है। हम बियाशा लोगों के चावल के खेतों में पहुंच गए हैं। मिस्टर गुइन और मिस्टर जा मुझे दिखा रहे हैं कि रात के खाने का इंतजाम कैसे किया जाता है। हम मछलियां पकड़ने जा रहे हैं। हमारे पास मशाले हैं जिन्हें हमने जलते हुए बांस से बनाया है और कुछ और इंटरेस्टिंग औजार भी हैं। ये भले ही हेयर कॉम्स की तरह लग रहे हों, पर इन्हें असल में मेटल से बनाया गया है और इनके टिप्स को पॉइंटेड बना दिया गया है। बियाशा लोग चावल के पानी से भरे खेतों में मछलियां भी पालते हैं। दिन में फिश गर्मी से बचने के लिए ठंडे दलदल में चली जाती है, पर रात को वो सरफेस पर आ जाती है और तब उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। हम अपनी मशालों से उन पर रोशनी डाल सकते हैं और जैसे ही वो दिखती हैं हम स्पीयर चला सकते हैं। हाँ हाँ, वाह, क्या बात है, बढ़िया। ये हुई ना बात। आप देख सकते हैं कि इनके ये छोटे छोटे टूल्स कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। इन छोटी लोचेस के लिए ये शैलो और वार्म वाटर बिल्कुल सही जगह है। आज हम ऐसी बहुत सारी फिश पकड़ेंगे। वो क्या बात है, ये कार्प है, बड़े साइज की फिश है। बियाशा लोगों ने यहाँ गुजारा चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिश खोज निकाली है। ये यहाँ सारी डकवीड और बाकी तमाम वीड्स भी खा लेती है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स चावल को ही मिल पाएं। जब ये अच्छी तरह खा लेती हैं तो गंदगी बाहर निकालती हैं। इस तरह सारे न्यूट्रिएंट्स फिर से इन खेतों में चले जाते हैं और इस तरह ज्यादा हेल्दी राइस उगता है। पर इन खेतों में बियाशा लोगों ने इस फिश को इसलिए पाला है क्योंकि ये प्रोटीन का एक आसान और बेहतरीन सोर्स है। हाँ, बहुत बड़ी है। मैंने टेक्निक सीख ली है। ओके, और 2 घंटों में हमारे पास ढेर सारी फिश जमा हो गई। इतना सारा प्रोटीन। अगली सुबह हम अपने ताजा बने गन पाउडर के साथ बियाशा लोगों के इस आइकॉनिक वेपन को चलाने निकले हैं। हम रेंज पर पहुंच चुके हैं। आप इसे चलाकर दिखाएंगे? हाँ, मैं दिखाता हूँ। ओह वाह, मुझे बताया गया है कि मिस्टर जा यहाँ के सबसे माहिर निशानेबाज हैं। वो क्या बात है, क्या शॉट था, मैं तो तैयार तक नहीं था, मजा आ गया। वाह, क्या निशाना है। ये लो, अब आप ट्राई करो। अब मेरी बारी है। पहले निशाना लगाओ, ऐसे, फिर शूट करो। ओहो, ओहो, इसे चलाने पर बहुत जोर का झटका लगता है। अमेजिंग, मजा आ गया। मैं फिर से चलाऊंगा। इस पावरफुल फायर आर्म को चलाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, पर सबसे खास बात यह है कि बियाशा लोगों ने इन्हें खुद बनाया है। ये पूरा मैकेनिज्म
इनकी कारीगरी को दिखाता है। ये इनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। ये आर्किटेक्चर, इनके वेपन्स, इनके टूल्स, इनकी हर एक चीज में ये नजर आता है। ये क्राफ्ट्समैन है, ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और इन्होंने कई चीजें इन्वेंट भी की हैं। बियाशा लोग सिर्फ अपनी गन के लिए ही नहीं जाने जाते, हाथ से बुने अपने अनोखे कपड़ों के लिए भी ये बहुत मशहूर है। गांव में मिस्टर जा की बहू रेन वॉन मुझे बता रही है कि वो फैमिली के लूम पर किस तरह काम करती है। हम अपना कपड़ा खुद बनाते हैं, उसके बाद इसे रंगा जाता है और तब कपड़ा तैयार हो जाता है। हर धागे को बड़ी मेहनत से बनाया और बुना जाता है। इस तरह फैब्रिक तैयार हो जाता है और उससे कपड़ा सिल लिया जाता है। ये देखकर मैं वाकई हैरान हूँ। इट्स अमेजिंग। इंडिगो प्लांट या नील के पौधे में राइस वाइन और लाए मिलाने से एक खास तरह का पर्पल कलर बन जाता है। रेनवॉन इसे सुखाती हैं, उसके बाद उसे पत्थर पर पीटा जाता है ताकि बुनाई टाइट हो जाए। फिर डक एग्स के सफेद हिस्सों से ब्रशिंग की जाती है ताकि चमक आ जाए और कांटे लगने पर यह कपड़ा फट न जाए। रेनवॉन सिलाई में भी माहिर हैं। इन्होंने अपना यह खूबसूरत कोट खुद ही बनाया है और अब ये मेरे लिए एक ट्रेडिशनल बियाशा हंटिंग आउटफिट बना रही हैं। लेकिन इसे पहनने का अधिकार मुझे तभी मिलेगा जब मैं खुद को साबित कर दूंगा। मैं करीब एक हफ्ते से बियाशा लोगों के साथ रहा हूं और मैंने इनके स्किल्स को सीखने की कोशिश भी की, जिनके सहारे ये सदियों से इन पहाड़ों पर जीते चले आए हैं। कल मैं अपने आखिरी सफर पर निकलूंगा। जंगल में जूझते हुए मैं बियाशा लोगों के दूर दराज के फिशिंग ग्राउंड्स पर जाऊंगा और वहां से मछलियां पकड़कर वापस लौटूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं एक बियाशा मैन बन सकूं, मिस्टर ग्विन मुझे बता रहे हैं कि ट्राइब में मेरा पैदा होना जरूरी है। हेजन, तुम पिछले कई दिनों से हमारे साथ हो, तो तुम बाइशा के मेंबर बन चुके हो और अब तुम्हारे लिए हम ये पेड़ लगाएंगे। हाँ ठीक है। कहा जाता है कि ये बुरी आत्माओं को भगाते हैं और इस जिंदगी और आने वाली अगली जिंदगियों में प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये हमारे बाइशा की परंपरा है। जब भी एक बच्चा पैदा होता है हम उसके नाम पर एक पेड़ लगाते हैं, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की नहीं रहती, ये पेड़ ही उसकी रक्षा करेगा। यही उस बच्चे का माँ बाप है। ये जीवन का पेड़ बन जाता है। ओह, ये पेड़ मेरे लिए एक तोहफा है। ये मुझे एक लंबी और हेल्दी लाइफ देगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। मुझे ये तरीका पसंद आया। बढ़िया ट्रेडिशन। ट्राइब में मेरा जन्म हो चुका है और अब मैं अपने फाइनल मिशन पर निकल सकता हूं। बियाशा लोगों के ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स तक पहुंचने के लिए मेरे पास 2 दिन हैं, जिनमें मुझे यह बहुत ही मुश्किल सफर तय करना है। जब मैं बहुत सारी फिश लेकर लौटूंगा तभी मुझे अपनी एक गन दी जाएगी। हम कैरी कर रहे हैं कुछ नाइव्स, एक बास्केट में रखी फिशिंग नेट और एक फायर मेकिंग किट, साथ में जान बचाने के लिए गन पाउडर। सफर में बने रहने के लिए हर जरूरी चीज को हमें जंगल से ही ढूंढना होगा। जंगल में अंदर पहुंचते ही मिस्टर ग्विन को पता था कि खाने की एक न्यूट्रिशियस चीज कहां खोजी जाए। यहाँ ये देखो, यहाँ काटो। वर्म्स हैं? हाँ। ओह अच्छा, इसे ऐसे इस काट लकड़ी में वर्म्स हैं। मिस्टर ग्विन मुझे यही बता रहे हैं। हाँ, मुझे भी एक वर्म दिखाई दे रहा है। इस पेड़ पर अंदर से लकड़ी खाने वाले बीटल ग्रब ने हमला कर दिया है। ये बहुत बड़े साइज का होल बनाते हैं। देखिए तो। ओ देखिए, वर्म दिख गया। हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, निकाल लूं? ओके ओके ठीक है। बीटल्स इकोसिस्टम को फायदा पहुंचाते हैं। वो सड़ी हुई लकड़ी खाते हैं और जंगल को बेहतर बनाते हैं, पर इनकी कुछ स्पीशीज हेल्दी ट्रीज को भी तबाह कर देती हैं। इसके जॉज देखिए, ये इतने मजबूत हैं कि लकड़ी को काट देते हैं। इसे खा लो। खा लूं? हाँ खा लो। खा लूं क्या? हाँ। अच्छा। बिलबिलाने वाले ऐसे हर कीड़े में खूब सारी एनर्जी और खूब सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
हाँ, आप भी खाइए ना। लीजिए, खाइए खाइए, बचा हुआ है। यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं। बहुत डिलिशियस है। ये लो तुम्हारे लिए। ओह, मेरे लिए? हाँ। ओह, शुक्रिया। ये बहुत ही ज्यादा चूई है। इन कीड़ों में बहुत सारी एनर्जी तो है, पर हमें रात के लिए ठीक ठाक खाने का इंतजाम करना होगा। जब हम बांस के जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तो मिस्टर जा को बैम्बू रैट का एक बिल नजर आया। वहाँ देखो, एक बिल है। वहाँ चूहा है। चूहा है? हाँ। ये रोडेंट्स बहुत तेजी से तादाद बढ़ाते हैं। साल में 2 बार बच्चों का झुंड पैदा करते हैं। ये बांस और खेतों को सफाचट कर देते हैं और इसलिए इन्हें पसंद नहीं किया जाता। हमें पता है कि यहाँ एक बैम्बू रैट है, पर हमें ये भी पता है कि जमीन के अंदर उनका एक फैला हुआ जाल होता है। यहाँ पूरे पहाड़ पर फैला होगा वो। यहाँ भी एक है। हाँ हाँ, देखें यहाँ पर। हाँ देखो देखो। हमने इस इलाके में बहुत छानबीन की और हमें पूरा यकीन हो गया है कि बस यही 3 होल्स हैं जो इस रैट के भागने का रास्ता हो सकते हैं। हमने फैसला किया है कि 2 बिल पर नजर रखेंगे और ये जो तीसरा बिल है, मैं इसे अच्छी तरह ब्लॉक कर रहा हूँ ताकि बाकी दोनों बिलों के सिवाय इस चूहे के पास भागने का और कोई रास्ता ना हो। मिस्टर ग्विन ऊपर वाले बिल पर नजर रख रहे हैं और मिस्टर शॉ और मैं खोजबीन में लग गए हैं। हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे, उसके लिए खोदना भी पड़े तो भी चलेगा। क्या पता और कितना अंदर गया है वो। अचानक ऊपर वाले बिल से चूहे ने भागने की कोशिश की। मिस्टर ग्विन ने उसे डराया तो वो पीछे मेरी तरफ चला आया। आज रात के खाने का जुगाड़ तो हो गया। ओके, मुझे जानवरों से प्यार है, पर मुझे उन लोगों से भी प्यार है जो इन जंगली जानवरों के साथ रहते हैं। इन्हें अपना पेट जो भरना है, लेकिन अभी तो हमें अपना पेट भरना है। अब हमें रिवर वैली की तरफ आगे बढ़ना है, जहां हम कैंप लगाएंगे, पर जंगल दिक्कतें पैदा करता रहता है। रुकिए, रुकिए, मुझे कुछ हो रहा है। ये देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, ये चिगर्स हैं। इनसे बहुत ज्यादा खुजली होती है। चिगर्स असल में माइट का पैरासिटिक लार्वा है, जो रेड बग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये किसी जानवर की चमड़ी के अंदर घुस जाते हैं और एक एंजाइम छोड़ते हैं और फिर उसके डाइजेस्टेड स्किन टिश्यू को खाकर पलते हैं। बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पर ऐसे ट्रॉपिक्स में ये अक्सर पाए जाते हैं। कुछ ही दिनों में या तो ये मर जाते हैं या चमड़ी से हट जाते हैं, पर अपने पीछे भयानक जलन छोड़ जाते हैं जो कई हफ्तों तक चल सकती है। मेरे साथ ही इसका इलाज खोजने के लिए गए हैं। शुक्र है कि बियाशा लोगों ने इसकी एक दवा खोज निकाली है। आप इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ये गन पाउडर है, इसे घोल लीजिए। अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ये अपने गन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें पानी मिलाया है और इसकी एक पेस्ट बना ली है। बहुत जलन हो रही है। गन पाउडर का सल्फर माइट्स को दूर भगाता है और इससे जो जलन होती है उसकी वजह से आप खुजली नहीं करते। मुझे इन चिगर्स से नफरत है। हाँ, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, बस यहीं पर। हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है? जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी चमड़ी जल रही है, पर हाँ, रिलीफ भी मिल रहा है। जो खुजली हो रही थी वो अब थोड़ी कम हो गई है। बस एक आखिरी पीक बाकी है, जिसे पार करने के बाद मैं उन फिशिंग ग्राउंड्स तक पहुंच जाऊंगा। अंधेरा होने को है। मेरे होस्ट पानी और खाने की तलाश में जा रहे हैं और हमें कैंप भी बनाना है। आपको हमारे लिए एक शेल्टर बनाना है, एक बहुत ही अच्छा शेल्टर। ओके, ठीक है? ठीक है। मैं खड़ी ढलान पर हूँ, इसलिए मैं यहाँ खंभों वाला एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये
मेरा पोर्च होगा और मैं इसका इस्तेमाल खंबे की तरह करूंगा। प्लेटफॉर्म का लेवल ऊपर होना चाहिए ताकि मैं बिल्कुल सेफ रहूं। ये एक शानदार इलाका है और चारों तरफ कैंप बनाने के लिए परफेक्ट मटेरियल मौजूद है। बैम्बू जंगल का सबसे अमेजिंग पेड़ होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फाइब्रस और रेजर शार्प होता है। अगर आप बैम्बू से कुछ बना नहीं पाए तो समझ लीजिए आप कुछ गलत कर रहे हैं। बैम्बू की कुछ स्पीशीज एक दिन में 1 मीटर तक बढ़ जाती हैं। इस तरह ये एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लांट है, एशिया का एक सच्चा ग्रीन रिसोर्स। टेक्निकली बैम्बू को आप पेड़ नहीं कह सकते, ये तो घास है। इस तरह का एक बड़ा पेड़ 1 साल में उग जाता है। ये बहुत ही सस्टेनेबल चीज है। आपको जो हिस्सा चाहिए उससे आप यूज कर सकते हैं। अब मैं फ्लोर बना रहा हूँ। मैं फ्लैट बैम्बू का इस्तेमाल करके एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जो हमें सूखा रखेगा और सांपों और बाकी कीड़े मकोड़ों से दूर भी रखेगा। ओके, फ्लोर तो तैयार हो गया है। अब मुझे इसकी रूफ तैयार करनी है। मैं इसकी इंस्पिरेशन विलेज में बियाशा लोगों के घरों से ले रहा हूँ। ये आइकॉनिक टिम्बर फ्रेम बिना कीलों से बने हैं। इन्हें जोड़ने की टेक्निक्स 1000 सालों के सफर में डेवलप की गई है। इनकी ये इलैबोरेट रूफ मिट्टी की ट्रेडिशनल टाइल से बनी होती हैं। मैं अपनी रूफ के लिए इसी तरह के गटर्स और कैप्स की सीरीज तैयार करूंगा। पानी अंदर नहीं जा पाएगा, ये यहां आएगा और गटर से सीधा नीचे चला जाएगा। ये बहुत ही कूल है। सब कुछ आपस में फिट हो गया। मैंने इतना मजबूत शेल्टर पहले कभी नहीं बनाया और ये जरूरी भी था क्योंकि आज रात इसका टेस्ट भी हो जाएगा। ओह, भयानक बारिश शुरू हो गई है। सूरज डूब रहा है और टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है। हमारे पास रैट है जिसे कुक करना है। बची खुची रोशनी में मैं काम कर रहा हूँ। आग जलाने का मुझे एक ही मौका मिलेगा। मैं अपने साथ एक ट्रेडिशनल बियाशा फायर मेकिंग किट ले जा रहा हूँ। ये है हाई कार्बन हैंड कार्व्ड स्टील। लगता है इस औजार को कई जनरेशंस ने इस्तेमाल किया है। और ये है पायराइट स्टोन का एक टुकड़ा। आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, जो रिवर बेड्स में मिलता है। स्टील के टुकड़े से टकराने पर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ते हैं और ऑक्सीडाइज होकर जल जाते हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो स्पार्क्स क्रिएट होते हैं। स्पार्क्स को फ्लेम में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास है जैगो प्लांट की कुछ लीव्स। उम्मीद है कि एकदम सूखी हैं। अब सब कुछ स्टील, पायराइट और टिंडर के इस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन पर टिका हुआ है। चल भी जा। Oh no। मैं इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। हमें खाना कुक करना है। Come on। बढ़िया। ओके, मैंने एक छोटा सा, बहुत ही छोटा एम्बर बना लिया है। अब मैं इसे धीरे धीरे ड्राई बैम्बू फाइबर के पास ले जा रहा हूं। दिस इज ग्रेट। ओके, बढ़िया बढ़िया। आग जल चुकी है। आग सही वक्त पर जली है। जंगल से मेरे साथी भी लौट आए हैं। ओह, आप लोग आ गए। ये देखिए कैसा बना है। अगर ये सोते समय गिर गया तो? टेंशन नहीं है, बहुत मजबूत है, फिक्र मत कीजिए। वैसे इन्हें पसंद तो आ गया। ओह, फ्रूट, नाइस। वाह। ओह हाँ, लाइए लाइए। ये तो वेलकम ड्रिंक है। अब हम अपने पकड़े हुए उस रैट को कुक कर सकते हैं। सबसे पहले उसके बाल जला रहे हैं, फिर उसके गट को निकालना है। उसे कट करेंगे और फिर स्क्यूअर पर कुक कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि रैट को किस तरह कुक किया जाता है, पर ये लोग इसी तरह से खाते हैं। क्या ये टेस्टी है? बढ़िया। वाह, ये तो बारबेक्यूड
पोक की तरह लग रहा है। इसमें बर्न्ट हेयर का भी टेस्ट आ रहा है, पर बढ़िया है। हाँ, यम्मी। आज के दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, तपता हुआ दिन था, और ये देखो अब बारिश शुरू हो गई है, वो भी जोरदार वाली। मैंने कहा था ना, शेल्टर बहुत बढ़िया है। ये देखिए, बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल सूखा, और बाहर सब कुछ गीला है। हम तीनों यहाँ बिल्कुल सूखे हैं। काफी अच्छा बनाया है। और तेज बारिश हुई तो भी हम बचे रहेंगे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। ओह, आज की रात मजेदार होगी। सुबह हो चुकी है और बारिश रुक चुकी है। आज मुझे सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना है। तो ठीक है, मैं निकलूं? शुक्रिया, मिलते हैं। मैं अपने होस्ट से विदा ले रहा हूँ। आप लोग भी संभाल के जाइएगा। मैं ये साबित करने जा रहा हूँ कि मेरे अंदर बियाशा मैन बनने की काबिलियत है। मुझे अपना चैलेंज पूरा करना है और मछलियाँ लेकर लौटना है। बैम्बू के जंगल में आगे बढ़ते हुए मैं नदी तक पहुँच गया हूँ। मेरे बियाशा गाइड्स ने मुझे बताया था कि अगर मैं डाउनस्ट्रीम बहुत आगे बढ़ता चला गया तो मुझे उनके ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स मिल जाएंगे। पर सारी सुबह चलते रहने के बाद मंजिल का कोई अता पता नहीं है। अचानक ही वैली की दीवारें जैसे ऊंची होनी शुरू हो गईं। मैं इस कैनियन में आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और ये दीवारें भी ज्यादा ढलान वाली ऊंची होती जा रही हैं। मेरे पास इस नदी के अलावा आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। मैं कैनियन में जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, ये चैलेंज मेरे लिए और भी मुश्किल बन गया। करीब 60 फुट का एक वाटरफॉल, यानी सीधे मौत। आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं। पर बियाशा लोगों ने मेरे लिए एक लाइफलाइन छोड़ रखी है। ओके, वो देखिए, वहां पर दिख गई। वाटरफॉल के एक तरफ एक पुरानी रोप दिख गई है। इस वर्टिकल क्लिफ से नीचे उतरने का यही एक जरिया है। पर एक दिक्कत है। मर गए। ये रोप राइस ग्रास से बनी हुई है। राइस ग्रास कुछ इस तरह दिखती है और मुझे नहीं पता कि राइस ग्रास कितनी स्ट्रांग होती है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वजन सह लेगी। पहले मैंने टॉरेंट के साइड से नीचे उतरने की कोशिश की। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा फिसलन है, पर आधा उतरने पर मैं समझ गया कि वाटरफॉल का ढलान यहाँ सबसे ज्यादा है, इसलिए नीचे उतरने का सबसे अच्छा रास्ता दूसरी तरफ है। मुझे पार जाना ही होगा, लेकिन अगर रस्सी टूट जाती है तो मैं नीचे गिरूंगा और मेरी मौत पक्की। मैं वाटरफॉल में स्लिप होकर काफी नीचे तक गिरा, लेकिन मैंने अपनी इस लाइफलाइन को कसकर पकड़ रखा है। रोप ने अभी भी मेरा वजन थाम रखा है। अब मैं एक बार फिर उस तरफ जाने की कोशिश करूंगा। पानी से धकेले जाने के बावजूद मैंने अपने पैर जमाए रखे हैं, पर दूसरी तरफ कुछ ज्यादा ही फिसलन है। अब तेज बहाव से आ रहा सैकड़ों लीटर पानी मुझ पर थपेड़े मार रहा है। मैं सबसे खतरनाक हिस्से से बचकर निकल आया हूं। रस्सी खत्म हो गई है, पर आखिरी कुछ हिस्से मैंने अपने दम पर ही पार किए। मैं दोपहर की तेज धूप में और आगे डाउनस्ट्रीम बढ़ता चला जा रहा हूं। आखिरकार
फिशिंग ग्राउंड्स के करीब होने के साइंस नजर आने लगे। ये देखिए, यहाँ पर कई अलग अलग तरह के इन्वर्टेब्रेट्स हैं। अगर पत्थर के नीचे देखें तो मुझे मे फ्लाई लार्वा, कैडस फ्लाई, स्नेल्स और कुछ एग्स नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कहीं तरह तरह के इन्वर्टेब्रेट्स हैं तो वहीं तरह तरह की फिश भी मिलेंगी। इससे स्ट्रीम की सेहत का पता चलता है। इसका मतलब यहाँ कुछ बढ़िया फिश मिल जाएंगी। देखते हैं मैं कितनी पकड़ पाता हूँ। मैं ट्रेडिशनल बियाशा टेक्निक का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ना चाहता हूँ और किनारे के ऊपर की तरफ इस काम के लिए एक परफेक्ट प्लांट भी मिल गया है। ये लोग इसे जाशू या ड्रंकन फिश प्लांट कहते हैं। इस नेटिव बर्लिया की पत्तियों में एक केमिकल कंपाउंड होता है जो मछलियों को सुन्न कर देता है और उन्हें पकड़ना आसान बन जाता है। अगर मैं ढेर सारी पत्तियां जमा कर लूं और उन्हें क्रश करके किनारे पर छोड़ दूं तो उनका जहर घुल जाएगा। ये बहुत मेहनत का काम है, पर रॉक्स और ग्रेवल पर ग्राइंड करने से काम जल्दी हो रहा है। यहाँ पर बुलबुले उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पानी में सोप घोल दिया गया हो, जबकि ये फिश के लिए बहुत पॉइजनस है। ये पॉइजन है सैपनिन। ये फिश के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर असर डालता है। पानी में घुलने के बाद ये फिश की गिल से ऑक्सीजन लेने की एबिलिटी को खत्म कर देता है। इस तरह से वो सुन्न हो जाती हैं और सांस लेने के लिए सरफेस पर आ जाती हैं और ऐसे में उन्हें पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। मुझे फटाफट काम करना पड़ेगा। देखिए पानी में कितने सारे बबल्स बन गए हैं। मैं इसे पानी में नीचे दबाया जा रहा हूं। पानी नेचुरली इस केमिकल को बाहर निकालने का काम करता रहेगा। ओके, वक्त बहुत कम है। जल्द ही इस पॉइजन का असर पानी में मिलने से कम हो जाएगा। एक भी मछली नजर नहीं आ रही है, पर लगता है कुछ ही पलों के बाद दिख जाएंगी। यहीं कहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए, दिख गई। अचानक ही वहां पर है। मुझे अपनी पहली स्टंट फिश नजर आ गई। वहां एक और है, वो देखिए। इस छोटी सी फिश पर सबसे पहले असर पड़ा। ये हवा लेने के लिए ऊपर आई थी। यह भी प्रोटीन ही है। ये रही एक और। ये थोड़ी सी बड़ी है। शुरुआत में तो इक्का दुक्का फिश ही दिखी। एक और है यहाँ पर अब जहर तेजी से असर कर रहा है। वो रही कैटफिश, एकदम सुन्न हो गई है। ओह, ये तो बड़ी वाली है। देखिए जैसे बेहोश हो गई हो। ये कम वक्त में ज्यादा फिश पकड़ने का एक असरदार तरीका है। इसे देखिए, ये एक अलग तरह की कार्प है, लिटिल बार्ब। इस तरह के पॉइजन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पानी के इस बहाव में ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। जो फिश मेरी पकड़ में नहीं आ रही हैं, वो बहकर आगे चली जाएंगी। जहर का असर कम हो जाएगा और वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। अब ये सारी फिश ज्यादा लाइवली हो गई हैं। इसका मतलब पॉइजन का असर अब कम हो रहा है। वाह, मुझे बहुत ज्यादा फिश मिल गई हैं। वो भी बस 10 से 15 मिनट में। क्या बात है। शिकार पूरा हुआ। अब मैं इन मछलियों के साथ विलेज में लौट सकता हूँ। ओह, ये तुमने पकड़ी है? बहुत ना? बढ़िया। हाँ, मैंने पकड़ी है। मैंने अपने होस्ट के सामने खुद को साबित कर दिया है। पियाशा लोगों के साथ रहते हुए मैंने सर्वाइवल के उन स्किल्स में महारत हासिल की जिनके जरिए ये लोग सदियों से यहाँ फलते फूलते आए हैं। अब मुझे मर्द बन जाने की एक सेरेमनी में ऑनर किया जाएगा। हेलो। शुक्रिया। ये लीजिए, अब आप हमारे बायशा के मेंबर हैं। शुक्रिया। अच्छा है। रेनबॉन ने मेरी ट्रेडिशनल बियाशा क्लॉथिंग भी तैयार कर दी है। बियाशा लोगों के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा। मिस्टर ग्विन मुझे एक आखिरी गिफ्ट दे रहे हैं। ये लो तुम्हारे लिए। ये अब तुम एक सच्चे
बाईशा मैन बन गए हो। शुक्रिया शुक्रिया। ये बताना बहुत मुश्किल है कि ऐसे मुश्किल हालात में इन अमेजिंग लोगों के साथ रहकर इतना कुछ सीखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे एक्सपीरियंस से तो मानो आपकी जिंदगी बदल जाती है। मैंने इनसे बहुत बहुत कुछ सीखा है। मेरा सफर खत्म होगा एक सेरेमोनियल सैल्यूट के साथ। मैं तो इनकी इस कम्युनिटी को देख के हैरान हूं, ना सिर्फ इनके स्किल और इनके पेशेंस को देखकर, बल्कि इनके म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन को देखकर भी। मेरे लिए यही है एक असली ट्राइब का मतलब।